पढ़ेंगे क्लास 10th का संसाधन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूगोल में भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। है पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। ठीक है, संसाधन का प्रकार पार्ट 1 में बता दिया गया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि संसाधन को कैसे उसको नियोजन किया जाता है ना, यानी कि उसको कैसे हम लोग उस पर उसको बचा सकते हैं, क्या क्या उसके लिए जो है प्रक्रिया किया गया है ना, क्या क्या प्रयास किए गए संसाधन को बचाने के लिए। ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जो कि आता है कि दुनिया में आ जाएगा क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे बहुमूल्य संसाधन क्या है ना। ऑब्जेक्टिव अगर रहा कि दुनिया में सबसे बहुमूल्य संसाधन क्या है, तो बोलना खनिज संसाधन। क्या बोलना है? खनिज संसाधन, क्योंकि जो खनिज पदार्थ होता है वो बहुत ही कीमती पदार्थ होता है। आज के डेट में जिस देश के पास खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा अधिक है वह देश क्या है? काफ़ी अमीर है। ठीक है, जैसे कि बहुत से छोटा देश कोरिया है ना, लेकिन उसके पास खनिज पदार्थ बहुत है। इसके लेकर के वह जो है बहुत सारे क्या होता है अपना वहाँ से मिसाइल वगैरह वो बनाता है, क्योंकि बहुत सारे बम वगैरह बनाने में क्या होता है कि खनिज पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ना। अब जैसे जिस देश के पास नहीं वो दूसरे देश से खरीदेगा, और जिसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो वो देश क्या है कि ज़्यादा महंगा है। ठीक है, ज़्यादा अमीर है। तो कहने का मतलब है खनिज, क्योंकि जनरली समझ लो सोना हो गया, चांदी हो गया, सब कितना महंगा चीज़ है कि नहीं है। तो जिस देश में धरती के अंदर खाली सोना है ना, तो जनरली वो बहुत महंगा होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, यानी वह बहुत ही अमीर देश होगा। ठीक, तो दुनिया में जो सबसे यहाँ समझाना यह था कि दुनिया में सबसे जो बहुमूल्य संसाधन है वह है खनिज। क्या है? खनिज सबसे कीमती, उससे ज़्यादा कीमती कोई संसाधन ही नहीं है। ठीक है, तो खनिज संसाधन जो है, खनिज संसाधन भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो खनिज संसाधन में एक होता है धात्विक संसाधन, धात्विक खनिज। क्या होता है? धात्विक खनिज। खनिज समझते हो ना, जो पृथ्वी के अंदर से जो प्राप्त किया जाता है। ठीक ना, तो खनिज, हाँ, तो खनिज में एक होता है धात्विक खनिज। क्या होता है? धात्विक खनिज, यानी कि जिसमें धातु होता है ना, वह खनिज जो जिसमें धातु हो, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है? मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है? इसमें क्या है? धातु है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? धात्विक खनिज। क्लियर है? आ जाएगा कि धात्विक खनिज क्या है, तो लिख दोगे ना, इसमें हो गया धात्विक खनिज, ये तो खनिज ही है ना। और उसके बाद दूसरा आता है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज क्या है? यानी कि ये भी सारा का सारा खनिज है, लेकिन जिसमें धातु है तो हो गया धात्विक खनिज, और जिसमें धातु नहीं, जैसे अब्रक। अब्रक समझते हो किसको बोलते हैं? जो चमकता है। ठीक है, तुम लोग देखा होगा बालू में देखोगे जो रेत, यानी कि मछली का जो होता है ना चमकने वाला ऊपर, हाँ, तो उसी प्रकार से रहता है वो चमकने वाला, वो अब्रक हुआ। क्या हुआ? अब्रक हुआ। ठीक है, चमकने के लिए रंग वगैरह में भी उसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो अब्रक हो गया, तो वो भी खनिज पदार्थ है। ठीक है, और उसके बाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? खनिज पदार्थ है, जिसमें कि धातु नहीं होता है, यह अधात्विक खनिज पदार्थ है। और जितना भी बहुमूल्य पत्थर है ना, जैसे कि घर में हम लोग जो पत्थर यूज करते हैं, मार्बल पत्थर का यूज जो होता है ना, तो ये सब भी क्या है? खनिज पदार्थ है। लेकिन खनिज में क्या उसमें धातु है? क्या नहीं है ना, वो अधात्विक खनिज पदार्थ है। क्लियर हो गया? और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद खनिज पदार्थ में और क्या निकलता है? ऊर्जा हमको वहां से प्राप्त होता है। ऊर्जा यानी कि जैसे कि कोयला को हम लोग, कोयला हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोयला से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। हम लोग उसको जलाते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, उससे बिजली भी तैयार किया जाता है ना। पहले के ज़माने में उससे ट्रेन भी चलती थी। बात समझ रहे हो ना। तो ये कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जिसको एलपीजी बोलते हो घर में जो हम लोग गैस यूज करते हैं। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे चीज़ क्या है? ये भी खनिज पदार्थ है। ये गैस है ना एलपीजी, घर में जो यूज करते हो, ये भी धरती के अंदर से निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पेट्रोलियम, कोयला तो अपना यहाँ से निकलता है, झारखंड से। झारखंड हो गया, कोयला का बहुत बड़ा खदान था वहाँ पे। ठीक है, झरिया है ना, अभी भी है ना कोयला। तो उस ढंग से ये सारे चीज जो है ये भी खनिज पदार्थ है। और इससे क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? तो ऊर्जा। तो हम कहेंगे ऊर्जा खनिज पदार्थ के अंतर्गत ये सब आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमने देख लिया खनिज के बारे में। महात्मा गांधी एक कथन कहे थे कि भारत में, ठीक है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट याद रखना, उन्होंने कहा था कि हमारे पास लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। भारत में जितने संसाधन है ना, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संसाधन बहुत है, लेकिन लालची लोगों के लिए यह संसाधन प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये गांधी जी कहे थे कि संसाधन तो है, कितना? जितना आवश्यकता है उतना ही। मान लीजिए हम लोग जैसे कि नहाते हैं, तो पानी का जितना आवश्यकता है उतना पानी से नहाना चाहिए, है ना। बहुत लोग दिन दिन भर नदी में नहाते रहता है, तैरते रहता है ना, पानी बर्बाद कर देता है घर में भी, पूरा 5-5, 6-6 बाल्टी, है ना, तो वो टंकी खाली कर देता है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया लालची। वो क्या हो गया? लालची। पूरा उजल रहा है, पानी उजल रहा है, समझ लिया, तो वो हो गया लालची। तो इससे लोगों का बताओ कभी पूर्ति होगा? नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर है? ध्यान देना। तो
तो गांधी जी का कहना था कि हमारे पास लोगों की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति है ना, लेकिन जो लालच है, लालच के लिए, या जो लालची व्यक्ति है ना, उसके लिए, लालची के लिए पर्याप्त संसाधन हमारे देश में नहीं है। ये गांधी जी का कहना था। सही बात है, ठीक है। ये वो स्टेटमेंट था, मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। संसाधन का नियोजन एवं बचाने का सम्मेलन, यहाँ से VVI पार्ट यानी कि तुम्हारा पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, देखा गया है क्वेश्चन। ध्यान देना, संसाधन का नियोजन, नियोजन मतलब समझ रहे हो, उसका बचाव है ना, रख रखाव, कि कैसे हम संसाधन को यानी कि उसको बचाव कर सकते हैं, ठीक है। यानी संसाधन का नियोजन क्यों किया जाता है? अगली पीढ़ी के लिए, है ना। बहुत सारे लोग सोचता होगा कि हम लोग के समय में तो पानी का कमी थोड़ा पड़ेगा, हम लोग तो पानी का उपयोग कर लेंगे, हम लोग जीवन जी लेंगे, हम लोग आने वाला कितना साल है ना, 100 साल के बाद मतलब देखा जाएगा तो हम लोग थोड़े रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, तो हम लोग उतना काहे सोचें, ठीक है। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए वो गलती हो जाएगा, है ना। आने वाली पीढ़ी जो है हम लोगों को क्या कहेगा, दोष देगा, दोषी ठहराएगा, है ना, कि वे लोग जो है इसके लिए काम नहीं किया। तो इसीलिए आज के डेट में जो है, आज के डेट में नहीं, बहुत पहले से इसका प्रयास किया गया, संसाधन नियोजन एवं बचाने के लिए सम्मेलन किया गया। क्योंकि संसाधन जो है वह सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व को चाहिए, है ना। जल किसको नहीं चाहिए? पूरे विश्व को चाहिए। वायु सब पूरे विश्व को चाहिए। जंगल पूरे विश्व को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए वैश्विक रूप पर एक सम्मेलन, जो सर्वप्रथम सम्मेलन हुआ था, यहाँ से याद रखना, क्लास 10th में पूछा गया है बार बार क्वेश्चन। क्लब ऑफ रोम, पहला जो सम्मेलन हुआ था, जो नियोजन बैठक हुई थी, वह जो क्लब था, वह जो संगठन था, उसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्या नाम था? क्लब ऑफ रोम। रोम कहाँ की राजधानी? इटली की राजधानी, इटली की राजधानी रोम। तो क्लब ऑफ रोम कब हुआ था पहली बार बैठक? 1968 में। कब हुआ था? 1968 में पहली बार पर्यावरण के मुद्दों पर यह बैठक किया गया था, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम में, ठीक है। जगह का कहाँ पर हुआ था? क्लब ऑफ रोम में। याद रखना आ जाएगा कि पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण के मुद्दों पर पहली बैठक कहाँ की गई थी? तो क्लब ऑफ रोम। कब किया गया? तो 1968। क्लियर है, ठीक है। हालांकि यह बैठक असफल रहा, है ना। यह बैठक जो है ज़्यादा इस यानी पर्यावरण के लिए मुद्दा और बैठक किया गया, लेकिन बैठक ये हुआ नहीं अच्छा सा, ये इसका कोई परिणाम दिखा नहीं, ठीक है। इसीलिए पर्यावरण को लेकर के बैठक किया गया था। इसीलिए जो है फिर जब बैठक हो गई थी तो 1972 ईस्वी को, 1972 ईस्वी को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने लगा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मतलब पूरा विश्व जो है इसको मनाने लगा। एक घोषणा कर दिया एक तिथि की, भाई इस तिथि को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है? दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि उस जिस नाम से जो दिवस मनाया जाता है उसके प्रति हम लोग जागरूक रहें, ठीक है। उसके प्रति हम लोग काम करें, ठीक है, उनको हम याद करें, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। सर्वप्रथम कब मनाया गया? 1972 ईस्वी को। कब मनाया गया था? 1972 ईस्वी को, ठीक है। पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के पहला बार जो बैठक हुआ था वह हुआ था रोम में, क्लब ऑफ रोम में, 1968, ठीक है। किसके लिए? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रथम बैठक क्लब ऑफ रोम 1968। दूसरा, उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है 4 साल के बाद जोड़ देना, 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किया गया, ठीक है। कहाँ? तो भाई ये कहाँ बैठक हुई विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए? तो वह जगह था, कहाँ था? नैरोबी। कहाँ था? नैरोबी, जो केन्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केन्या। केन्या एक देश है। केन्या, कन्या नहीं, कन्हैया नहीं कहना, केन्या। क्या बोलना? केन्या, कन्या नहीं बोलना, केन्या। क्या है? केन्या, कन्या नहीं, केन्या, ठीक है। केन्या एक देश है, कंट्री है, ठीक। यहाँ पर पहली बार बैठक की गई थी, याद रखना, ठीक है। कहाँ? विश्व पर्यावरण दिवस जो 1972 में सर्वप्रथम जो घोषणा किया गया कि मनाया जाना चाहिए, यह बैठक कहाँ हुई थी? क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। कहाँ हुआ था बैठक? कहाँ हुआ था? नैरोबी में। कहाँ हुआ था? नैरोबी में। तो नैरोबी कहाँ है? तो केन्या में है। कब हुआ? तो 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को। आज भी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को। क्लियर है? डेट याद रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। सर्वप्रथम कब मनाने का इसका प्रस्ताव रखा गया? 1972 में। कहाँ पर? तो नैरोबी में। कहाँ नैरोबी? केन्या में, ठीक है। कब मनाया गया? 5 जून 1972 ईस्वी को, ठीक है। और तब से अब पहला बार जो बैठक हुआ था ना, ईस्वी में यहाँ लिख दिया हूँ, पहला बार जो बैठक हुआ था 1972 को, वह जो डेट था ना, वह था 5 जून। क्या था डेट? 5 जून। इसीलिए तब से अब तक पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है फिर इसी में आते हैं, उसके बाद फिर वन एवं वन्य जीव अधिनियम भी पारित किया गया 1972 में ही। वन एवं वन्य जीव, वन मतलब जंगल, यानी जंगल का कैसे विस्तार करना है, जंगल को कैसे लगाना है, ठीक है, जंगल को कैसे बचाना है, और साथ ही
जंगल में रहने वाले जंगली जीवों को भी कैसे हम लोग सुरक्षित रखें, कैसे हम लोग बचाएं, इसका भी एक अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम मतलब होता है ना प्रोजेक्ट, रूपरेखा, बायोडाटा, स्टेटमेंट, वो अधिनियम होता है, तैयार किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है, कि पूरा बायोडाटा लिखा जाता है, तैयार किया जाता है पेपर पर, चार्ट पेपर पर, ठीक है। तो ये सब अधिनियम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अधिनियम, की हमें किस प्रकार से काम करना है ना, पेड़ पौधों को लेकर के, जीवों को लेकर के। तो याद रखना 1972 में देखो 2-3 चीज़ यहाँ से आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम जो बैठक, ये भी तुम्हारा हो गया विश्व पर्यावरण दिवस 1972 को, केन्या है ना, नैरोबी, और 5 जून को, और इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। और उसी में एक और अधिनियम हुआ था जिसका नाम था वन एवं वन्यजीव अधिनियम। क्या नाम था? वन एवं वन्यजीव अधिनियम सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1972। अधिनियम मतलब बैठक हुआ, और बैठक में ये सब बातें लिखी जाती होगी, ठीक है। तो अधिनियम मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि बैठक हुई, सम्मेलन हुआ, अधिनियम वही कहलाता है 1972 में, ठीक है। फिर उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम आया। फिर कौन आया? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट मतलब वही पूरा चार्ट पे बना करके कि कैसे हम बचाएं। तो ये सारे जो अधिनियम है ना, टाइगर प्रोजेक्ट का 1973, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, ये क्या था? टाइगर प्रोजेक्ट क्या था? तो ये भी था कि वन और वन्य जीव को कैसे हम बचाएं, इसके लिए पूरा विश्व में मिल करके एक बैठक किया था, है ना, एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। क्या नाम था? टाइगर प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो इसमें मुख्य रूप से इसमें याद रखना टाइगर प्रोजेक्ट का तो 1973, वन एवं वन्य जीव अधिनियम कब? तो 1972, ठीक है। तो इसको जरा सा नोट कर लो तुम लोग जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो इधर, अब हम पढ़ेंगे, ध्यान दो ना इधर, ध्यान दो, ध्यान दो इधर आगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्या लिखा हुआ है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मतलब क्या हुआ? क्या वो जो छोटा और सुंदर है? नहीं, यहाँ सेंस यह है कि सबसे पहले समझ लो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह जो कथन कहा गया था 1947 में। कब कहा गया? 1947 यानी 1974 में, ठीक है। यह एक क्या था? पुस्तक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या है? एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर। कौन है? सुमशेर, याद रहेगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुमशेर। और यह कथन किसका है? गांधी जी का। कौन कहे थे इसको? गांधी जी। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल कहने का हम तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो छोटा होता है वो सुंदर होता है, नहीं। यहाँ कहने का मतलब है कि गांधी जी कहे थे कि जो उद्योग होता है, ठीक है, उन्होंने कहा कि बड़ा बड़ा उद्योग करने से पहले, है ना, जरूरी नहीं है कि हम बड़ा बड़ा ही उद्योग करें, बड़े बड़े हम डायरेक्ट एकदम कल कारखाने लगा दें, है ना, बड़ा ही काम करें। इन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो है छोटे छोटे क्या करना है? प्रयास करना है ना, छोटे छोटे काम को करो, छोटे छोटा उद्योग करो, और यही छोटा उद्योग जो है आगे चल करके यह फिर बड़ा रूप ले लेता है। जैसे तुम देखता होगा गांव घर में, है ना, महिलाएं लोग पहले बीड़ी बनाया करती थी, बीड़ी बनाती थी ना, मोमबत्तियाँ वगैरह, है ना, अभी भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। तो ये सब छोटा छोटा उद्योग हुआ। तो यही गांधी जी कहे थे कि छोटे उद्योग को अगर करते हैं तो वह फिर बड़ा उद्योग में तब्दील हो जाएगा। हाँ, अगर जरूरत है, अब जैसे कि जो काम छोटा उद्योग से नहीं होगा, है ना, उसके लिए भाई बड़ा ही उद्योग चाहिए, तो फिर बड़ा उद्योग करो। बात समझ रहे हो ना? तो ध्यान दो यहाँ पे, तो छोटा उद्योग ये था, ठीक है। जैसे छोटा उद्योग अगर ये किया गया तो इसमें कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिला। कुटीर उद्योग इसी को बोलते हैं, घर में जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, जैसे कि मोमबत्ती बनाना, है ना, बीड़ी बनाना, ये, और फिर सिलाई वगैरह जो छोटे स्तर पर किया जाता है ना, ये, तो फिर कढ़ाई करना, मतलब वो वगैरह, है ना, कपड़े पर, तो ये सब कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। क्या आता है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कुटीर उद्योग का क्या हुआ? बढ़ावा दिया गया। क्या हुआ? बढ़ावा दिया गया। स्मॉल इज ब्यूटीफुल शब्द वही था उसका मतलब, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ गया? उसके बाद एक बैठक हुई थी जिसका जो बैठक का नाम था ब्रूटलैंड कमीशन। क्या नाम था? ब्रूटलैंड कमीशन। यह बैठक हुआ था, है ना, 1987 यानी कि 1987 ईस्वी में। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में। और इसका मतलब क्या था? यह जो बैठक हुआ था इसका मोटो क्या था? इसका एम था, इसका क्या कहना था, ठीक है, इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था कि आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य, हम सबों का भविष्य जो है वह कैसा होना चाहिए, है ना, वह कैसा है, इसके लिए जो है यह बैठक किया गया था जिसका नाम था ब्रूटलैंड कमीशन। क्या किया गया था? ब्रूटलैंड कमीशन। यानी इसमें निर्धारित किया गया था कि हम लोग जो संसाधन का जो प्रयोग करते हैं, या तो भविष्य में, या जो अभी संसाधन है आगे भी इसका किस तरह से प्रयोग करना है
है ना, हम अपने जीवन में कैसे इसका उपयोग करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यह बैठक हुई थी जिसका नाम था ब्रुटलैंड कमीशन, है ना। उसके बाद इस भी याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये 1987 ईस्वी को कब हुआ था बैठक, 1987 ईस्वी को। इसका विचार क्या था, कोई भी बैठक होता है इसका कुछ होता है ना, एम होता है ना, मोटो होता है, तो इसका विचार था हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये ब्रुटलैंड कमीशन जो 1987 में हुआ था, इसका विचार पता हो गया ना, हमारा साझा भविष्य। एक और बैठक हुआ था, ये सारा जो बैठक किया जा रहा है पता है ना किसके लिए किया जा रहा है, हमारा संसाधन को बचाने के लिए, संसाधन का भविष्य में हम कैसे उपयोग करें, है ना, इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है, पर्यावरण को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के यह बैठक किया गया था। उसके बाद एक बैठक होता है 1987 में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है उसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह बैठक हुआ था 1987 में भी, ये भी बैठक हुआ 1987 में, ठीक है। लेकिन याद रखना ये मॉन्ट्रियल ये कहाँ तक हुआ, कहाँ हुआ था, कनाडा में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। ये इस भी पूछता है कि ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बैठक कहाँ हुआ था, कनाडा में। कब हुआ था, तो 1987 ईस्वी में है, ठीक है। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट था। इस बैठक में क्या था, इस बैठक पर जो चर्चा किया गया था, सारा बैठक तो पर्यावरण पर ही है ना। तो इस बैठक में जो बात हो रही थी ना, ये ओजोन परत को संरक्षण के लिए हुआ था। क्या हुआ था, जरा सा ओजोन परत के बारे में समझ लो, हालांकि तुम लोग केमिस्ट्री में भी इसका वर्णन है। ओजोन परत जो है, ध्यान से समझो, ओजोन परत जिसको कि O3 कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। ओजोन परत क्या है, देखो समझो ध्यान से, हमारा जो ये वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है ना, यह परत में है, ठीक है। हम लोग जो जहाँ रहते हैं, ठीक है, हम लोग जो जिस मंडल में रहते हैं उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं उसको, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के ऊपर क्या होता है, समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल। और समताप मंडल जो होता है परत है, यानी कि ये जो हमारा यानी कि पृथ्वी है, ठीक है। तो मान लीजिए पृथ्वी है ये गोल, और पृथ्वी को चारों तरफ जो ढका हुआ है पृथ्वी पर, है ना, ये क्या है, क्षोभ मंडल, है ना। हमारे जो ऊपर है ये क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल को जो ढका हुआ वो क्या है, समताप मंडल। वो क्या है, समताप मंडल, ठीक है। और वही समताप मंडल में क्या है, ओजोन एक परत है। क्या है, ओजोन एक परत है, परत समझ रहे हो ना, लेयर बना हुआ है उसका, ठीक है। हवाई जहाज जो उड़ता है वो कहाँ उड़ता है पता है, समताप मंडल में। कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है। बिजली का गरजना, है ना, वर्षा का होना, आंधी तूफान आना, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में ये सब नहीं होता है। समझ गया ना, समताप मंडल यानी कि जब चल जाओगे, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर चल जाओगे तो वहाँ ये सब होता ही नहीं है। इसीलिए कितना भी वर्षा हो रही है ना, बादल गरज रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हवाई जहाज को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो उस क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ता है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। हाँ, जिस समय वो उड़ान भर रहा है ना, लैंड कर रहा है या टेकअप कर रहा है, तो उस समय मौसम बढ़िया होना चाहिए। उस समय खराब रहेगा तो फिर लैंड, अब पूरा वर्षा हो रहा है, पूरा आंधी तूफान एकदम गरज रहा है, वहाँ थोड़ा सा रुकता है। बात समझ रहे हो ना, तो ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो ओजोन परत को O3 कहते हैं। इसका संरक्षण के लिए जो बैठक हुआ था सर्वप्रथम, एक्चुअली ये काम क्या करता है, ओजोन परत हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्योंकि सूर्य की जो किरण आती है, तो बहुत दूर से सूर्य की किरण आ रही है, ठीक है, तो वो समताप मंडल को पहले क्रॉस करेगी, फिर क्षोभ मंडल को, फिर हमारे पृथ्वी तक, ठीक है। तो ओजोन सूर्य के में जो है किरणें जो आती है उसमें एक परावैंगनिक किरण होता है। क्या होता है, एक परावैंगनिक किरण होता है, जो बहुत ही खतरनाक किरण होता है। वो किरण अगर डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आ जाए तो हम लोगों को हो जाएगा त्वचा कैंसर। क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर, है ना, स्किन कैंसर। तो पृथ्वी पर क्या होता है कि जितने भी किरण वहां से सूर्य से आता है, सभी किरण को ओजोन मंडल जो है, वो ओजोन परत जो है वो जाने दे देता है, पास करने के लिए। अब परावैंगनिक किरण आता है उसको वहीं रोकता है, बोलता है तुम उन्हें कहाँ, तुम वहाँ कहाँ, तुम चल वापस, उसको वापस भेज देता है, ठीक है, उसको आने नहीं देता है। तो ओजोन परत हम लोग के लिए अच्छा है कि नहीं है ना, ओजोन परत बहुत अच्छा है। तो इसी ओजोन परत को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, तभी ओजोन परत अच्छा रहेगा, है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो गर्मी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो ओजोन परत में दरार आएगा, फिर छिद्र होगा, फिर वो किरण सीधे आएगी, फिर आदमी को, फिर सभी लोगों को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो यही ओजोन परत को बचाने के लिए किया गया था संरक्षण, ओजोन, यही हो रहा है ओजोन परत संरक्षण, जो इस बैठक में चर्चा हुई थी 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संरक्षण, ये जो किया गया था पर्यावरण के बारे में, तो यह हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था, वहीं पर एक और बात पर बैठक हुई थी। एक तो ओजोन परत के लेकर के संरक्षण का बात हुआ था, दूसरा हुआ था ग्रीन हाउस। दूसरा क्या हुआ था, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है समझ लो। ग्रीन हाउस जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है की मात्रा को कम करने के लिए, है ना, अगर यही इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं, सीधा समझ लो। CO2 को ना ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है, CO2 को ही
ग्रीन हाउस कहते हैं। पृथ्वी पर अगर CO2 अगर ज़्यादा ग्रीन हाउस को भी मेंटेन करके रखता है ना, ग्रीन हाउस को बढ़ने नहीं देना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने नहीं देना, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ गर्मी अधिक पड़ेगी। ठीक है, अभी पृथ्वी पर जो है ग्रीन हाउस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पर्यावरण में कितना है, 0.03% है, यानी कि ये हो गया एक रहता है 1/100, 3/100 यानी 3 का 100वां भाग, ये नहीं हुआ 3/100, 3 का 100 नहीं हुआ, 3/100 दशमलव है, दशमलव के बदले क्या देंगे 1, फिर बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये 3/100वां भाग हमारे पृथ्वी पर आता है। सोचो आदमी जो है अकबका जाता है, कहता है इतना तमिलनाडु और में राजस्थान में हालत खराब हो जाता है। यहाँ जो गर्मी का मौसम आता है ना, कितना मात्र इतना में 0.3%, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस आता है, यहाँ पर गैस आता है उसका, तो इतना गर्मी बढ़ता है यहाँ। ठीक है, और नाइट्रोजन कितना है हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में, ये कितना है, ये 75 है, 75 है, और ऑक्सीजन कितना है 21, कितना है 21। सोच लो अगर ये दोनों में से कोई रहता, ये अगर है ना 75% नाइट्रोजन है, हो कितना हो सकता है कि 78 है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जो है ये रह जाता तुम्हारा क्या बोलते हैं 78 रहता ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सोचो क्या होता है, पता है क्या होता है पृथ्वी पर, आग का गोला हो जाता धरती से, सूर्य है ना दम तपता हुआ आग का गोला, इतना नहीं होता लेकिन ये भी आग का गोला हो जाता है। यहाँ जीवन है संभव नहीं था, खाली आग रहता है, इतना गर्मी। सोचो 0.3% है तो ये हालत हो जाता है गर्मी में, नहीं होता है, धूप में निकलना मुश्किल होता है आदमी को, कितना प्रोटेक्ट करके एकदम ठंडा पीते रहता है, पानी शरबत एकदम पीते रहता है ना, नाक मुंह ढक के निकलता है तो बचता है, एकदम लुक मार देता है। ये इतना हो जाता है तो की होता है, एकदम आगे रहता है यहाँ। ठीक, तो समझ गया। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में बैठक हुआ था, ये इन दोनों बातों को लेकर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1987 में उसके बाद कहता है कि बूटलैंड कमीशन का बैठक हुआ था 1987 में। ठीक है, इसमें क्या चर्चा किया गया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें चर्चा किया गया था, अवधारणा क्या था, मानना क्या था, सतत पोषण विकास, सतत पोषणीय विकास, इस पर बल दिया गया था। कौन सा, 1987 बूटलैंड कमीशन की जो बैठक हुई थी, इसमें क्या था, सतत पोषणीय विकास। सतत मतलब क्या, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सतत पोषणीय विकास, सतत मतलब क्या होता है, लगातार। सतत मतलब क्या होता है, लगातार, जो चलते रहा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, वो सतत हुआ। विकास मतलब कंटिन्यू, जो चलते। पोषणीय मतलब जो जिससे हम लोगों को पूर्ति हो सके, यहाँ पर सतत पोषणीय विकास, यानी कि वैसा विकास। इसमें सतत पोषणीय विकास किसको कहेंगे, वैसा विकास जिस विकास को देख करके, जिस विकास के अंतर्गत वर्तमान जो पीढ़ी अभी हमारा है, ठीक है, हम लोगों का तो विकास हो ही रहा है ना, तो वैसा विकास जो वर्तमान समय में भी लोगों को पूर्ति कर रहा है और भविष्य में भी पूर्ति करेगा, भविष्य में भी लोगों को पूर्ति करेगा, और भविष्य में भी लोगों को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए जो किया गया जो विकास होता है उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है, अभी जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बन गया है ना, जो कि आगे जो लोग बना दिए वो रहेंगे नहीं, लेकिन उनके आने वाले पीढ़ी जो है उसका लाभ हम लोग लेते रहेंगे। बात समझ रहे हो ना, है ना। तो ये हो गया सतत पोषणीय विकास, क्लियर है ना, समझ गया ना। इसको क्या कहेंगे, सतत पोषणीय विकास, यानी कि वर्तमान में अभी भी उसका प्रयोग कर रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में करेंगे, वो हो गया सतत पोषणीय विकास। ठीक, क्लियर है, इतना तक समझ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको जल्दी से नोट करो, फिर एक दो पॉइंट बचा हुआ उसको जल्दी से समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को आज ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक, अब हम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे पढ़ेंगे। सम्मेलन चल रहा था, ठीक है, बैठक चल रहा था, संयोजन चल रहा था पर्यावरण को लेकर के। अब हम देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन, क्या देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन, यानी पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पृथ्वी सम्मेलन 3 बार हुआ, कितने बार हुआ, 3 बार हुआ। पहला हुआ था 1992 में, पहला कब हुआ, 1992 में, और 1992 याद रखना और सब में 55 साल जोड़ देना, ठीक है। दूसरा देखो 1997 हुआ, तीसरा 2002 में, कोई दिक्कत, पहला 1992, दूसरा और तीसरा 55 साल जोड़ देना, कहानी खत्म। याद रखना कहाँ हुआ था, पहला हुआ था ब्राजील शहर में, कहाँ हुआ था, ब्राजील शहर, सांपों का शहर भी इसी को कहा जाता है, ब्राजील को, बहुत ज़्यादा सांप है यहाँ पे, ब्राजील नहीं, ब्राजील इसको कहा जाता है, ठीक है। और क्या इसका नाम इससे है जुड़ा हुआ इतिहास, अमेजन नदी भी यहीं है, अमेजन नदी भी ब्राजील में है, ठीक है, यहीं है, मतलब कहाँ, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में है, ठीक है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ, ब्राजील शहर में, कहाँ, तो रियो आता है, रियो डी जनरो। ध्यान देना, परीक्षा में हो सकता है शॉर्ट में तुमको रियो खाली लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, रियो, जगह का नाम क्या है, रियो, ऑप्शन में हो सकता है रियो, तो समझ जाना वही रियो डी जनरो को रियो भी कहते हैं, कोई दिक्कत
बात समझ, जैसे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान को इंडिया भी कहते हैं ना भाई। तो ध्यान दो यहाँ पे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 5 साल जोड़ दो, 1992, दूसरा हुआ 1997 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। पृथ्वी सम्मेलन यानी पृथ्वी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे यहाँ के पृथ्वी को बचा सकते हैं, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है ना, पर्यावरण आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। पृथ्वी सम्मेलन, तीसरा जो पृथ्वी सम्मेलन होता है वह कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग, याद रखना, ठीक है। और ये अमेरिका की राजधानी नहीं, अमेरिका की राजधानी होता है वाशिंगटन, ठीक है, ये न्यूयॉर्क वहाँ का शहर है। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी होता है जोहान्सबर्ग, कहाँ है, जोहान्सबर्ग, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है, ये पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ से टॉपिक मुख्य रूप से पॉइंट तेरा याद कर लेना। अगला जो सम्मेलन होता है क्योटो सम्मेलन, क्या होता है, क्योटो सम्मेलन 1997, क्योटो सम्मेलन 1997 में। यह सम्मेलन किस लिए होता है, ये भी सम्मेलन होता है ग्रीन हाउस पर नियंत्रण पाने के लिए, ग्रीन हाउस पर नियंत्रण पाने के लिए, कि ग्रीन हाउस जो हमारे वातावरण में पर्यावरण में जो है 0.03% वह जो है बढ़ना नहीं चाहिए, है ना, वह कंट्रोल में रहे, कम हो जाए तो हो जाए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये ग्रीन हाउस पर ये जो बैठक हुई थी CO2 को नियंत्रण करने के लिए, यह हुआ था क्योटो सम्मेलन। क्या नाम था, क्योटो सम्मेलन। और क्योटो एक जगह है, कहाँ का है, जापान का है, ठीक है। तो आ जाएगा क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बोलना कि जापान, क्योटो में, कहाँ हुआ, क्योटो में। फिर क्योटो कहाँ है, तो जापान में, कहाँ है, जापान में। और जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो, कहाँ है, टोक्यो। कोई दिक्कत। अब आगे पढ़ते हैं, संसाधन का नियोजन, संसाधन का नियोजन हम कैसे संसाधन का नियोजन कर सकते हैं, ठीक है। नियोजन तो कहता है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है, यानी कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं अच्छी तरह से। तो संसाधन का उपयोग करने के लिए बुद्धि होना चाहिए ना भाई, विवेक तुम्हारे पास रहोगे तब ना सही से उपयोग करोगे, है ना। तो विवेक पूर्व अगर संसाधन का अगर तुम नियोजन करते हो, है ना, उसका उपयोग करते हो, तो वही संसाधन नियोजन कहलाता है। कैसे करना है, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, ठीक है, संसाधन नियोजन। क्लियर हो गया। अब है संसाधन नियोजन जो हम करते हैं, संसाधन को जो नियोजन किया जाता है, विवेक पूर्वक जो उपयोग करते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर कहता है देश के सभी क्षेत्रों में खनिज का पता लगाना, ठीक है। हमारे नियोजन संसाधन का कब होगा, प्राप्ति कैसे होगा, सबसे पहले हमारा देश में कहाँ कहाँ संसाधन है उसका भाई पहले पता लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, संसाधन का पता लगाना है। पता चलेगा तब ना। अब कोई ऐसी कह दिया कि यहाँ पृथ्वी के नीचे जो है कोयला है, तो नीचे कोयला है, पता चलेगा तब ना, सच रूप से वो हमारे पास जानकारी होगा तब ना, कि ऐसे कह देगा कोयला और गड्ढा कर तुम शुरू कर देगा कहीं पर भी ना। तो कहता है कि संसाधन नियोजन का आवश्यक शर्तें क्या है, पहला तो देश के सभी क्षेत्रों में खनिजों का पता लगाना कि कहाँ कहाँ खनिज है। दूसरा में कहता है मात्रा एवं गुणवत्ता का पता लगाना कि आखिर हम जहाँ से मान लो पता चल गया कि झारखंड में किसी स्थान पर ये कोयला है, ठीक है, या फिर अपना जहाँ हम लोग कहीं पर भी कोयला है, या तो फिर और भी खनिज पदार्थ है, पता चल गया। तो सबसे पहले वहाँ क्या पता करना है तुमको, कि मात्रा कितना है, मात्रा। ऐसा नहीं कि पता चले कि यहाँ सोना है, धरती के अंदर सोना है, ठीक है भाई, सोना गोल्ड है तो अब निकाला जाए, है ना। अब पूरा एकदम जो है पूरा उसमें तकनीक का उपयोग कर दिया, पूरा मशीनीकरण का प्रयोग कर दिया, पूरा मजदूरी लगा दिया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया और सोना पता चला निकला 100 ग्राम, कितना निकला, 100 ग्राम, ठीक है। तो कहावत हो जाएगा, खोदा पहाड़ निकला चुहिया वाला। तो वो फिर क्या होता है, वो फिर हमारा संसाधन नियोजन है, वो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। तो मात्रा पता लगाना पड़ता है पहले कि जहाँ से हम खनिज निकालने जा रहे हैं वहाँ कितना मात्रा है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। उसके बाद है गुणवत्ता, कि यानी कि जहाँ से हम जो खनिज प्राप्त कर रहे हैं क्या सच में उसका गुणवत्ता है अच्छा कि नहीं है ना, कि अच्छा है यानी गुणवत्ता उसका है कि नहीं है, यानी सोना निकाल रहे हैं, सोना वास्तविक में वो है कि नहीं है, अच्छा है ना, बात समझ रहे हो ना। तो वो गुणवत्ता हो गया, यानी कि खनिज का गुणवत्ता अच्छा होना चाहिए, तभी तुम्हारा संसाधन अच्छा कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। दूसरा में विकास के कार्यक्रम के चरणबद्ध रूप तैयार करना, ठीक है, यानी कि जो संसाधन तुम प्राप्त करोगे तो वह संसाधन का जो है ऐसा उसका रूपरेखा तैयार करना, उसको इस तरह से बनाना है, इस तरह से रखना है ताकि वह जो आगे उसका प्रयोग भविष्य में होते रहे, ठीक है। और संसाधन को निकालने के लिए कुशल मजदूर का तैयार करना, यानी कि जो संसाधन को निकालने के लिए मान लीजिए कहीं गड्ढा करना है, कोई चीज़ निकालना है कहीं से, ठीक है, तो उसके लिए तुम मजदूरी लगाओगे लोगों को, तो उसमें भी कहता है मजदूर को पहले ट्रेंड करना है, उसको ट्रेंड कर देना है कि कैसे वहाँ से संसाधन प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं लोला बकलोला के भिड़ा देगा तो वो एक चीज़ निकालेगा, 2-4 चीज़ तोड़ फोड़ के रख देगा, है ना, तो वहाँ संसाधन खराब हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो कुशल मजदूर को तैयार करना। एक चीज़ यहाँ पर छूट गया था, संसाधन संरक्षण, कैसे हम संसाधन को संरक्षण करते हैं। तो संसाधन का विवेक पूर्वक उपयोग जो हम करते हैं वही संसाधन का संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अगर हम बुद्धिपूर्वक नहीं उपयोग करेंगे तो हमारा संरक्षण नहीं कहलाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा खत्म हो गया। हाँ, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, ठीक है। तो इसमें यही रहने देते हैं, 2 पार्ट में पूरा संसाधन खत्म, नोट कर लो इसको।